हेलो एवरीवन। आज हमारी सीडीपी सीरीज़ की क्लास नंबर 7 है, जिसमें हम एच टेट सी टेट डी ट्रिपल एस पी एग्ज़ाम से रिलेटेड प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस पहले आ चुके हैं प्लस कुछ मॉडल क्वेश्चंस जो आपके सिलेबस से गिवन सिलेबस से रिलेटेड है, वो आज हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके के एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन बनते हैं, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि आपको किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्रम निर्धारण का संबंध किससे होता है? क्रम निर्धारण का संबंध अगर हम कहें कि हम जो सीक्वेंस में जो कोई भी कोई भी क्वेश्चन हमें मिलता है या कोई भी हमें श्रेणी दी जाती है, उसको जैसे असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, तो किस आधार पर हम करते हैं उसको। तो ये तो हम श्रेणियों के नाम ही पढ़ रहे हैं। जैसे फर्स्ट हमारा ऑप्शन है मध्यम श्रेणी, फिर है थर्ड ऑप्शन में निम्न श्रेणी, औसत श्रेणी। लेकिन हम इनका निर्धारण किस से कि या किसकी हेल्प से करते हैं, तो वो हम कहें तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी गिवन है, रेटिंग स्केल। तो रेटिंग स्केल के माध्यम से ही हम क्रम निर्धारण करते हैं। फिर आता है हमारा बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता निम्न में से कौन है? बुद्धि लब्धि मापन यानी कि हमारा आईक्यू मेजरमेंट। आईक्यू मेजरमेंट की बात किसने की थी? बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही मैं कहूँ मतलब बहुत जो हम कहें जो टर्मन ने दिया था क्लासिफिकेशन, बहुत ही इम्पोर्टेंट और हर जगह ये चीज़ माने जाने वाली कि आईक्यू, जब हम एवरेज की बात करते हैं आईक्यू कितना होगा, एवरेज जो बच्चा है उसका आईक्यू कितना होगा, या फिर हम सुपीरियर का कहें, या फिर हम जो है बच्चा अगर डम है, जड़ बुद्धि है, तो उसका आईक्यू कितना होगा। बहुत ही अच्छे तरीके से क्लासिफाई किया था टर्मन ने अपनी क्लासिफिकेशन में आईक्यू मेजरमेंट। जो आईक्यू का जो सूत्र है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कई बार एग्जाम्स में पूछा भी जाता है। आईक्यू का जो सूत्र है वो MA यानी कि मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। तो ये चीज़ हम इसके मेंटल एज यानी कि जो बच्चे की जो मानसिक आयु है, और क्रोनोलॉजिकल एज यानी कि जो तैथिक आयु है, जिस दिन से बच्चे का जन्म हुआ, तो वो वहाँ से आयु वो काउंट होती है क्रोनोलॉजिकल एज। जो हम आईक्यू जो है वो इस फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं, और वो आईक्यू कितना आता है और उस हिसाब से बच्चा किस में है, कौन सी श्रेणी में है, वो टर्मन ने अच्छे से क्लासिफाई किया कि वो बच्चा मध्यम श्रेणी में, एवरेज है या सुपीरियर है या जड़ बुद्धि है, तो उससे हम कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का कौन सा वर्ष माना जाता है? शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का जो अगर हम वर्ष कहें, वो 1900 ईस्वी को माना जाता है, सन 1900 को। फिर आता है सर्वोत्तम शिक्षा कैसे दी जा सकती है? सर्वोत्तम शिक्षा कैसे दी जा सकती है, मतलब व्हाट इज़ द बेस्ट मेथड टू गिव एजुकेशन। तो हम कहें जिसमें बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होगी, मतलब बच्चे को हम कुछ भी पढ़ा रहे हैं और बार बार वो उसमें से क्वेश्चन पूछ रहा है, हम उसे क्वेश्चन पूछने के लिए प्रेरित करें। तो बच्चा जो है बिल्कुल एक्टिव पार्टिसिपेंट है और एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंदर। साथ ही टीचर भी बहुत ही एक्टिव है, क्योंकि दोनों ही बहुत ही ज़्यादा अटेंटिव है मैं कहूँ। तो वो किस में होते हैं? क्वेश्चन आंसर मेथड के अंदर। तो ये ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर सही होगा, प्रश्नोत्तर विधि। नेक्स्ट है हमारा, गर्भ में बालक को विकसित होने में निम्न में से कितने दिन लगते हैं? तो वैसे तो 9 मंथ्स का जो पीरियड होता है वो हमारा नेटल पीरियड होता है, गर्भावस्था का प्रीनेटल पीरियड। तो अब इसको अगर दिन में पूछा जाए, तो यहाँ पर मंथ का भी पूछा जा सकता है और दिन भी पूछे जा सकते हैं। तो 280 डेज, टोटल 280 डेज का जो टाइम है वो बच्चे का प्रीनेटल पीरियड होता है। नेक्स्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कक्षा में छात्र तथा अध्यापकों के बीच कैसा संप्रेषण होता है, किस तरीके का इंटरेक्शन होता है? तो क्यों इंटरेक्शन होता है? अंतः क्रिया हेतु, अधिगम हेतु, परीक्षा हेतु या अस्वस्थवाद विवाद हेतु। तो ऑब्वियस सी बात है, ये हम पढ़ते भी हैं, जब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हो रही है तो स्टूडेंट और टीचर्स का जो है आपस में इंटरेक्शन हो रहा है, तो वो आपस में इंटरेक्शन कर रहे हैं, तो कैसे संप्रेषण होगा? इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन होगा। तो ये होगा अंतः क्रिया हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नवजात शिशु का भार कितना होता है? बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट पूछे जाते हैं।
हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के जो टॉपिक है उसमें से भी बहुत बेसिक क्वेश्चन आते हैं, तो आपको थोड़ा सा डीप में से पढ़ना होगा ताकि आप इस तरह के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएँ। तो नवजात शिशु का जो भार है वो कितना होता है? नवजात शिशु का भार वैसे तो 6 से 8 पाउंड के बीच में होता है, एवरेज हम कहें तो यह 7 पाउंड है। नेक्स्ट है हमारा अनुसंधान के प्रकारों में बौद्धिक अनुसंधान से किसका संबंध है? बौद्धिक अनुसंधान की बात यहाँ हो रही है, जो यहाँ पर कॉग्निटिव रिसर्च की बात हो रही है। तो बौद्धिक अनुसंधान यानी कि बच्चा जो है वो कुछ ना कुछ सीख रहा है, उसका माइंड डेवलप हो रहा है, उसका मानसिक विकास हो रहा है, तो मनुष्य की जिज्ञासा से उसका जो है संबंध होगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को कैसी भूमिका निभानी चाहिए? माता पिता को अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए, वो बच्चे को अच्छे से अच्छी एजुकेशन देने में आगे रहें, अच्छे से अच्छे उनको जो है वातावरण दे बहुत अच्छे तरीके का, ताकि बच्चा सीख पाए। तो यहाँ पर अग्रोन्मुखी जो है यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में निर्दिष्ट किया गया है कि कक्षा 1 से कक्षा 5 तक यदि वर्ष प्रवेश दिए गए विद्यार्थियों की संख्या 200 से अधिक है तो विद्यार्थी अध्यापक का अनुपात कितना होगा? टीचर स्टूडेंट रेशो की बात यहाँ पर की गई है अकॉर्डिंग टू RTE 2009 राइट टू एजुकेशन। तो यहाँ पर अगर 200 से ज़्यादा बच्चे हैं क्लास के अंदर तो वहाँ पर टीचर स्टूडेंट का रेशो होगा, यानी कि एक टीचर जो है वो 40 बच्चों पर होगा। अगर कम है इससे तो एक टीचर 30 बच्चों पर। 1:30 होता है अगर 200 से कम है, अगर 200 से ज़्यादा है तो 1:40 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मानव विकास नियम निम्न में से किन दोनों के योगदान का परिणाम है? ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करते हैं तो सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट हमने कवर भी किया, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट, वंशानुक्रम एवं वातावरण, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अनुवांशिकता के मूल वाहक, हेरिडिटी के जो हमारे मूल संवाहक है, किसकी वजह से हमारा मतलब हेरिडिटी जो है वो हमारी हेरिडिटी जो हम कहें गुण है वो किस किससे संवाहित होते हैं? विद द हेल्प ऑफ जीन्स। हम सुनते भी है ना कि हमारे उसमें जीन्स हमारे पेरेंट्स के और हमारे माता पिता के जो जीन्स हैं उनसे हमारी हेरिडिटी जो है वो निर्धारित होती है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा, जीन्स। नेक्स्ट है हमारा बच्चे दुनिया के बारे में अपने समाज का सृजन करते हैं, इसका श्रेय निम्न में से किसको दिया जाता है? अपने समाज का सृजन करना, ये जो बात है वो प्याजे महोदय ने कही थी, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस तरीके की अगर हमें कुछ एजुकेशनल कोट मिलती है तो वो भी हमें ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट है प्याजे के अनुसार निम्न में से किसी बालक में तार्किकता का अभाव किस आयु तक रहता है? तार्किकता यानी चिंतन मनन करना, तर्क वितर्क करना। तो जब बच्चा चाइल्डहुड स्टेज में है तो जब चाइल्डहुड स्टेज में बच्चा है 2 से 7 वर्ष का बच्चा है तब उसके अंदर कोई थिंकिंग जो है लॉजिकल थिंकिंग डेवलप नहीं होती है। उसके बाद बच्चे के अंदर जब कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में आ जाता है, या मैं कहूँ जब एडोलेसेंस एज में आना लेटर चाइल्डहुड में आ रहा है तो उसके अंदर धीरे धीरे थिंकिंग जो है वो डेवलप होने लग जाती है, तर्क वितर्क करने की जो क्षमता है वो विकसित होने लग जाती है। तो जब बच्चा 7 वर्ष तक 2 से 7 वर्ष तक का या 0 से 7 वर्ष में कहूँ तब तक तो बच्चे के अंदर तार्किकता का अभाव रहता है, उसके बाद वो डेवलप होनी शुरू हो जाती है। नेक्स्ट है अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से इनमें से किसका हिस्सा है? अवधारणाओं का विकास यानी कि कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट की बात यहाँ हो रही है, डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट्स। तो बौद्धिक विकास जो है ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अधिगम करता हेतु अधिगम का मुख्य आधार क्या है? व्हाट इज द मेन बेसिस ऑफ लर्निंग? तो बच्चा कितना बच्चे का शारीरिक विकास कैसा हुआ है, बच्चा मैच्योर कितना है, या स्कूल की बनावट कैसी है? तो ये जो पॉइंट्स हैं ये इतना ज़्यादा मैटर नहीं करते, बच्चा मैच्योर कितना है, कितना वो सिचुएशन को समझ पा रहा है कि उसे पढ़ना है, और मोटिवेशन उसे कैसे मिल रहा है। अगर वो बच्चा मैच्योर होगा, उसके अंदर समझ डेवलप हो गई होगी तो वो ज़रूर जो है पढ़ने की ओर अपना ध्यान जो है वो लगाएगा। तो मैच्योरिटी जो है यहाँ इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? अर्ली चाइल्डहुड की जो विशेषता अगर मैं कहूँ कौन सी नहीं है,
सबसे पहला है दल या समूह में रहने की अवस्था। बिल्कुल है, बच्चा जो है वो खेल खेल भी सीखता है और खेलता है तो वहाँ पर उसके ग्रुप्स भी बनते हैं और वहाँ पर जो है उसके अंदर सामाजिक गुणों का विकास होता है। फिर है अनुकरण करने की अवस्था। बच्चा जो है वो अनुकरण करके भी सीखता है, एक दूसरे की नकल करके भी सीखता है। प्रश्न करने की अवस्था, बिल्कुल बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है इस लेवल पे। और खेलने की अवस्था, तो पूर्व बाल्य अवस्था जो है वो खेलने की अवस्था नहीं है। उसमें बच्चा जो है अपनी धीरे धीरे अपनी थिंकिंग को डेवलप कर रहा है और कुछ सीखने का प्रयास कर रहा है। तो खेलने की अवस्था जो टॉय एज है वो कहीं वो जो 0 से 2 वर्ष की अवस्था है वो वहाँ पर होगी। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन बुद्धि की परिभाषा नहीं है। बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, बिल्कुल। बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है, बिल्कुल है। जीवन की नई परिस्थितियों से अपना सामंजस्य करने की व्यक्ति की योग्यता ही बुद्धि है। बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट, सही है बिल्कुल। जीवन की नई परिस्थितियों में हम किस तरीके से एडजस्ट हो पाता है एक व्यक्ति, तो वो उसकी बुद्धि पर ही निर्भर करता है। नेक्स्ट है राजनीतिक आर्थिक एवं सामाजिक शक्ति प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त उक्ति बुद्धि है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम शक्ति प्राप्त करने की कोशिश करें, ये इसकी करेक्ट डेफिनेशन नहीं है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा मूल्यांकन में क्या होता है। इवेल्यूशन जब हम करते हैं बच्चे का तो उसमें हम क्या करते हैं, मूल्यांकन से बच्चे पढ़ते हैं नहीं, मूल्यांकन से हम बच्चों ने कितना सीखा है उस चीज़ को जांच पाते हैं। इससे बच्चों की उपलब्धि का पता चलता है, कुछ हद तक पता चलता है, लेकिन पूरी तरीके से हम ये सही नहीं कह सकते। बच्चों को सीखने के स्तर का ज्ञान होता है और शिक्षकों की उपलब्धि का पता लगता है। तो हम मूल्यांकन जो है, इवैल्यूएशन जो है मेनली बच्चों के लिए कर रहे हैं। तो इसके अंदर बच्चों को सीखने के स्तर का ज्ञान होता है। तो यहाँ बच्चे का जो लेवल ऑफ लर्निंग है, मतलब किस हद तक बच्चा सीख पा रहा है और उसे सिखाने के लिए हमें कौन से लर्निंग मेथड्स, कौन कौन से नए जो टूल्स एंड टेक्निक्स हैं उनको जो है फॉलो करना पड़ेगा। तो ताकि बच्चे का जो सीखने का स्तर है उसको बढ़ाया जा सके। तो यहाँ पर मूल्यांकन से हमें ये पता चलता है कि बच्चे के सीखने का स्तर क्या है। फिर आता है हमारा पियाजे के अनुसार 4 से 8 माह में निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक विकास होता है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। 4 से 8 माह में आँख और हाथ का संबंधन होता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन, मतलब बहुत ही डीप में क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं क्योंकि कॉम्पिटिटिव लेवल जो है वो इतना ज़्यादा बढ़ गया है। तो थोड़ा सा हमारा जो पैटर्न है वो भी कुछ ना कुछ टफ होता जा रहा है टाइम टू टाइम। तो इसलिए आप लोग बहुत सारी प्रैक्टिस करते रहें ताकि इस तरीके के क्वेश्चंस भी जितने आप करेंगे क्वेश्चंस ही पता लगेगा कि आपका लेवल कितना है और आपको कितना और अभी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। साथ ही साथ आपके कॉन्सेप्ट्स भी बहुत ज़्यादा क्लियर होंगे जब आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। सो थैंक यू सो मच। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी बहुत सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आप लोग अपनी प्रैक्टिस जारी रखिए और अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। लगभग 1 महीना जो है वो रह गया है एचटेट में और सीटेट का जो एग्ज़ाम है वो जनवरी में है। तो आपका जो एग्ज़ाम है वो ज़रूर क्लियर हो जाएगा। आप लोग प्रैक्टिस करते रहें। नेक्स्ट है अब जो हमारा नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस इसी तरीके के हम और भी डिस्कस करेंगे। तो ये लास्ट में आपके लिए कोट है एक, कि खुद पे भरोसा हो तो आप हर मुसीबत से निकल सकते हैं। तो अपने ऊपर ट्रस्ट रखें कि आप इन एग्ज़ाम्स को जो है वो क्लियर कर सकते हैं। तो आप उन एग्ज़ाम्स को क्लियर ज़रूर कर देंगे। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।